हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 10 करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के अंडर 20 लेक्चर, 20 लेक्चर में ही हम लोग पूरे टॉप 20 को कवर करेंगे। तो प्रयास रहेगा ये कहीं ना कहीं आपका 50% पोर्शन कवर हो जाएगा। तो ये पार्ट 10 है। पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका आधा तैयारी हो जाएगा। यानी आपके 80 नंबर के एग्जाम हैं तो 80 नंबर में से आप 40 नंबर की तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है, हाँ, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या रहने वाला है सर? तो क्वेश्चन नंबर 9 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखना है किसके ऊपर? अल्जाइमर्स डिजीज के ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर एंड माइग्रेन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अल्जाइमर्स डिजीज, स्ट्रोक, माइग्रेन। ये तीनों डिजीज लिखा हुआ है। एग्जाम में ऐसे आएंगे कि ये तीनों में से किसी दो पर लिखो, किसी एक पर लिखो, तो हम लोगों को तो तीनों पढ़ना होगा, है ना। तो काफ़ी बार पूछे हुए हैं ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों डिजीज़, तो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। जब भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे अल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है, सिम्टम क्या होता है, कारण क्या है और इलाज क्या है। ये कुछ चीज़ें लिख दोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो। अल्जाइमर डिजीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अल्जाइमर सर? तो अल्जाइमर किसको कहते हैं? अभी सैयारा मूवी देखे थे कुछ दिन पहले? हाँ, सैयारा मूवी काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। उसमें जो वो लड़की थी जिसको भूलने की बीमारी थी, एक्चुअली उसको अल्जाइमर बीमारी ही थी। इसमें क्या होता है, चीज़ें भूलने लगता है इंसान, मेमोरी पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है, धीरे धीरे लॉस होने लगता है और समय होने पर धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, सिचुएशन खराब होती जाती है। ठीक है, हाँ। तो अब प्रोग्रेसिव डिजीज़, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो धीरे धीरे बढ़ता है, दैट डिस्ट्रॉयज मेमोरी, जो कि आपके मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है, एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस, और भी कुछ अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देने का काम करता है। यानी यह एक प्रगतिशील रोग है जो स्मृति यानी मेमोरी और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्य मेंटल फंक्शन को नष्ट करने का काम करता है। द कॉमन कॉज ऑफ एडी इज डिमेंशिया, यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो कॉमन कॉज हैं, कॉमन कारण हैं, वो क्या हैं? डिमेंशिया हैं। यानी अल्जाइमर डिजीज़ का जो कॉमन कॉज है वो क्या है? डिमेंशिया है। अच्छा, डिमेंशिया मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, सबसे पहले इंसान को होता है एमनीसिया, समझना बात को। एमनीसिया होता है, एमनीसिया मतलब हुआ मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप होता है तो ये डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, एंड फिर उसके बाद अल्जाइमर हो जाती है। एमेंशिया में ऐसा होता है कि भाई 1 घंटे पहले हमने क्या किया था, क्या खाया था, क्या पिया था, वो भूल जाता है आदमी। छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है, कहाँ चाबी रखे थे, क्या किए थे, नहीं किए थे। बोले आपको लगेगा मुझे भी है, लेकिन आपको नहीं है, कभी कताल आपके साथ होता है, लेकिन और लोगों के साथ जिसको ये बीमारी होती है उसको रेगुलर होता है। 1 घंटे पहले क्या किया वो भूल जाएगा, छोटे छोटे इवेंट को भूलेगा। डिमेंशिया में क्या होता है, धीरे धीरे इवेंट्स को भूलना शुरू हो जाता है। मान लो आप मेरे से आज पढ़े हो और कल बोलो कि आप पढ़ाए कहाँ थे, नहीं पढ़ाए थे पूरे पूरे 1 घंटे के इवेंट को। आज आपकी शादी हुई, कल बोलो कि अरे मेरी शादी हुई नहीं है, मैं कुंवारा हूँ तो मार खा जाओगे, तो वो डिमेंशिया होता है। पूरा पूरा इवेंट, कल गया था पार्टी फंक्शन अटेंड करने के लिए, परसों बोल रहा है कि आप हमको बुलाए भी नहीं थे, हम तो आपके शादी में गए भी नहीं, तो पूरा पूरा फंक्शन को भूलने लग जाता है, उसको डिमेंशिया कहते हैं। और जब और ख़राब सिचुएशन होता है तब जाके अल्जाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो वही बोल रहा है, अल्जाइमर रोग का सामान्य कारण है धीरे धीरे सबसे पहले डिमेंशिया होता है, यानी कुछ इवेंट्स को भूलने लग जाता है। ठीक है, इट इम्पेयर्स मेमोरी, मेमोरी को इम्पेयर करता है, एंड द एबिलिटी टू लर्न, कोई चीज़ें नई चीज़ें सीखना उसको भी हैम्पर कर देता है। रीजनिंग, जजमेंट, कम्युनिकेशन एंड डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को हार्म पहुंचाता है। यानी यह आपके स्मृति, सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय लेने का यानी जजमेंट, कम्युनिकेशन, दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर नेम्ड दिस डिजीज इन 1906। डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी का नाम अल्जाइमर डिजीज़ दिया अपने ही नाम पर। ठीक है, अगर मान लो हम कोई बीमारी खोज देंगे ना कि ये बीमारी है, तो हम भी मिथिलेश डिजीज़ लिख देंगे। तो वैसे अल्जाइमर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक डिजीज़ खोजा तो इसका नाम अल्जाइमर रख दिया। ठीक है, हाँ। कारण क्या क्या है? फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहले बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल एजेंट्स लाइक एसिटाइल कोलिन, अगर ब्रेन में कुछ एसिटाइल कोलिन जैसे आपके कुछ न्यूरो केमिकल एजेंट्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो इस वजह से ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे एसिटाइल कोलिन की कमी होना, नॉर एपिनेफ्रिन की कमी होना, सोमैटोस्टेटिन की कमी होना, ये सब कहीं ना कहीं
ये अल्जाइमर का कारण बनता है। एसिटाइल कोलिन आपके मेमोरी को इम्प्रूव करता है। नॉरएपिनेफ्रिन की कमी हो जाना, सोमेटोस्टेटिन की कमी हो जाना, ठीक है। हाँ, कुछ जेनेटिक हिस्ट्री भी होता है कि अगर उसके माता पिता को है तो शायद बच्चे को भी हो सकता है। एंड इंडिविजुअल हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, हाँ कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होते हैं। एंड कुछ अदर फैक्टर्स की मैं बात करूं तो अदर फैक्टर्स में लॉन्ग एक्सपोजर टू मेटल्स लाइक मैग्नीज और एल्युमिनियम, जैसे जो हैवी मेटल्स मैग्नीज और एल्युमिनियम है इनके कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। एंड कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइफ स्टाइल, डिजीज ऑल्सो रिस्क द इंक्रीज द रिस्क। मेनली ओवरऑल जो मुख्य कारण है वो यही है कि एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सोमेटोस्टेटिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में ये बीमारी देखने को मिलता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं सर? साइन एंड सिम्टम्स में मेमोरी लॉस, फॉरगॉट रीसेंट थिंग्स, याददाश्त कम होना, नई बातें भूल जाना, कोई भी नई चीज़ें हुई उसको भूल जाना, ठीक है। कन्फ्यूजन अबाउट द टाइम एंड प्लेस, अरे मैं कहाँ हूँ, किसके पास आया हुआ हूँ, ऐसा लगने लगता है। समय और जगह के साथ पहचान में भ्रम होती है। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। ट्रबल डूइंग डेली एक्टिविटी, रोज़ के काम करने में भी दिक्कत होती है, रोज़ के काम करने में भी परेशानी होती है। मूड चेंजेस यानी एंगर, सैडनेस, बार बार मूड बदलना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, उदासी आना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। पर्सनैलिटी चेंजेस यानी व्यवहार में बदलाव हो जाना, व्यवहार में बदलाव हो जाना, ये होता है किसका? अल्जाइमर डिजीज़ का साइन एंड सिम्टम्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये तो याद करने की बात है नहीं भाई, कोई भी बीमारी हो उसमें आप कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा, नहीं पूछेगा फिर भी लिखिएगा, कॉपी भरने का एक अच्छा तरीका है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। नॉट स्मोकिंग यानी धूम्रपान नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है भाई। स्टेइंग फिजिकल एंड मेंटली एक्टिव, हाँ भैया शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा एक्टिव रहना है। ईटिंग हेल्दी फूड्स, अच्छा खाना खाओ। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें हेल्दी फूड खाने से मना किया जाता है, कहा जाता है कि नहीं हेल्दी फूड नहीं खाना है? तो ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसमें दवा उपयोग नहीं करना है, यानी कुछ डाइटरी चेंजेस वगैरह होती है, ये सब जगह कॉमन है, आप लिख सकते हो। रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करना है ना। साइकेट्रिक मैनेजमेंट यानी मानसिक रूप से थोड़ा सा देखभाल करना उसका। अब ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यस, यहाँ पे चूंकि एसिटाइल कोलिन की कमी हो रही थी तो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने वाला एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है कोलिनेस्टेरेज। यही एंजाइम है आपके बॉडी में जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है। तो याद करो, एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स था जिसको एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग कर रहे थे, तो यहाँ पर वही यूज होता है, यानी उसी को हम लोग कह देते हैं कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर्स। फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, याद करो, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पर वही चीज़ें ड्रग्स होती हैं जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनिबिट करता है। ये क्या करती है? कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। हम ऐसा दवा दे देंगे जो ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनिबिट कर देगा, जिससे एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं होगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल बना रहेगा, जिससे याददाश्त मेंटेन रहेगा। और इस बीमारी को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है, हाँ दवा दे करके सिम्टम को थोड़ा सही रखा जा सकता है। तो दीज ड्रग इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये जो कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर्स हैं ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी याददाश्त से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ब्रेन में जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके याददाश्त को मतलब सही करता है वो एसिटाइल कोलिन है, इसके लेवल को बढ़ाता है। दवा का नाम क्या है सर? तो ये आपका दवा का नाम है डोनीपेजिल, काफ़ी बार पूछा हुआ है, डोनीपेजिल इज यूज्ड इन द अल्जाइमर डिजीज, है ना। रिवास्टिग्मीन, ग्लूटा क्या कहते हैं, गैलेंटामाइन, ये ऐसी डिजीज़ है जो कि आपके गैलेंटामाइन है जो कि आपके क्या हैं भाई, कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर्स के तहत आते हैं एक तरीके से, जो कि आपके अल्जाइमर के डिजीज़ में कंडीशन में यूज़ होता है। जैसे अगर देखो यूज्ड इन माइल्ड टू सीवियर अल्जाइमर, अगर हल्का अल्जाइमर है तो डोनीपेजिल ड्रग यूज़ होता है। रिवास्टिग्मीन माइल्ड टू मॉडरेट केस, है ना, ये भी अल्जाइमर में यूज़ होता है, ये भी माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर में यूज़ होता है, ठीक है। फिर है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यहाँ पे कुछ NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी यूज़ होते हैं, जैसे मेमेंटीन ड्रग का नाम है, ये दवा भी यूज़ होता है। ये कैसे काम करता है सर? तो चलो बताते हैं। मेमेंटीन भी यहाँ पे यूज़ होता है। मेमेंटीन में क्या करता है, देखो मैं रिपीट करूँगा, बस एक बार पहले एक बीमारी को सुन लो फिर मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है। यूज्ड इन, है मेरे ख्याल से लगता है फार्माकोलॉजी और थेरेपेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर समझ जाओ कि एग्जाम में कॉपी लिखा कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद से थिंकिंग के साथ सोच सोच के लिख सकते हो, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो। बट बताता हूँ कैसे। यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज़, यस मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज़ में इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है? मेमेंटामाइन ब्लॉक्स एक्सेस ग्लूटामेट को ब्लॉक करने का काम करता है ना, यानी अधिक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। इनिबिट्स
NMDA रिसेप्टर्स यानी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को इनिबिट करने का काम करता है। रिड्यूस न्यूरोनल डैमेज ड्यू टू एक्साइटोक्सिसिटी, कहने का मतलब है ये यूज़ मेमेंटाइन जो ड्रग है ये यूज होता है मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज़ में। ये क्या करता है, मेमेंटाइन ब्लॉक करता है एक्सेस ग्लूटामेट को, यानी एक्सेस ग्लूटामेट जो है ना, ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको क्या कर देता है, ब्लॉक करता है। एंड NMDA रिसेप्टर को भी क्या करता है, जो आपका ग्लूटामेट का ही रिसेप्टर है उसी को NMDA रिसेप्टर कहते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे जो न्यूरोनल डैमेज है वो नहीं होगा, है ना, जिससे कि आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट हो जाएगा, तो मेंटली फंक्शन थोड़ा सा इंप्रूव होता है। फिर है दूसरा कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है जिसमें आपका डोनीपेजिल भी होता है, मेमेंटिन भी होता है। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, कॉम्बिनेशन में है। मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज, बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड्स बेटर सिम्टम्स कंट्रोल, लक्षण पर अच्छा कंट्रोल देता है। एंड स्लो डिजीज प्रोग्रेशन, बीमारी धीरे धीरे बढ़ता है। एंड यहाँ पे अल्जाइमर्स के डिजीज़ में यही दवा डॉक्टर अक्सर सजेस्ट करते हैं, डोनीपेजिल प्लस मेमेंटाइन, ठीक है। हाँ, तो यही देखो आपके ड्रग के से रिलेटेड है। अब आपको इसका मैं समझाता हूँ, अल्जाइमर पहले थोड़ा समझाता हूँ। अल्जाइमर सुना आपने, अगर एग्जाम में अल्जाइमर के ऊपर, अब देखो यही क्वेश्चन लॉन्ग में, शॉर्ट में, हर जगह पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में। तो पहले हम तो लॉन्ग के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में कम लिखना होगा, शॉर्ट में लिखना होगा तो शॉर्ट में लिखना। अल्जाइमर बीमारी में एक्चुअली क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मेमोरी पर, मेमोरी में दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, ये एक लाइन याद रहेगा। इसका जो मेन शुरुआती फेज होता है वो डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया मतलब हुआ कि चीज़ें धीरे धीरे कुछ इवेंट्स को भूलने लग जाना। पेशेंट का जो लर्न करने की एबिलिटी है, रीजनिंग, सोचना, जजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। हाँ, एंड इसके कुछ कारण हैं, तो मेन कारण यही है, आप सारा चीज़ मत लिखना, बस एक लिख देना कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सोमेटोस्टेटिन जैसे न्यूरोकेमिकल एजेंट्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से ये सिम्टम आते हैं। नहीं तो फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, यानी अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में है तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स में मेमोरी लॉस, आपको याद रहेगा कि भैया कन्फ्यूजन अबाउट टाइम एंड प्लेस, समय और जगह क्या है नहीं है, याद ही नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बोलने और समझने में दिक्कत होने लग जाता है। ट्रबल डूइंग डेली एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ के दौरान थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। मूड चेंजेस देखने को मिलता है ना। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है सर, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बहुत बेसिक है, स्मोकिंग नहीं करना है, फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना है, हेल्दी फूड खाना है, स्ट्रेस को कम से कम लेना है, साइकेट्रिक, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है तो साइकेट्रिक मैनेजमेंट, है ना, बस ये तो आप आराम से लिख सकते हो। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में थोड़ा सा पंगा होता है, तो कुछ नहीं, पहला ड्रग है कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स, जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, एग्जाम्पल में डोनीपेजिल, रिवास्टिगमिन, ग्लूटामाइन, है ना। दूसरा होता है NMDA रिसेप्टर, जिसमें मेमेंटाइन होते हैं। अगर इसका कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो सबसे बेस्ट है, डोनीपेजिल और मेमेंटाइन, ये बहुत अच्छे से सिम्टम्स को कंट्रोल करता है और डिजीज़ के प्रोग्रेशन को, यानी जो अल्जाइमर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो वो उसके प्रोग्रेशन को धीरे कर देता है, ठीक है। बस ये था क्वेश्चन। एंड अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस MCQs जो बने हुए हैं आपके एग्जाम में, उनको करके दिखाना आप, फिर आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि हाँ भैया मैं समझा हूँ, सीखा हूँ। अल्जाइमर के बारे में हल्का दिमाग से पढ़ो, जितना याद हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, बस सुन भी लोगे तो पास कर जाओगे, सुन भी लोगे ना तो पास कर जाओगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, सीजर्स। जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है सर, मेमोरी लॉस। क्या होता है सर, मेमोरी लॉस होता है। हाँ, हेलुसिनेशन किसका होता है सर, तो साइजोफ्रेनिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे, साइजोफ्रेनिया में होता है। सीजर्स किसके होते हैं, मिर्गी, एपिलेप्सी का, ये सब याद रहना चाहिए। ऐसे सवाल, बहुत हल्का हल्का सवाल आता है। डोनीपेजिल बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स। डोनीपेजिल किस ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बिलोंग करता है, तो माओ इनिबिटर्स, कोलिनेस्टरेज इनिबिटर, एंटी हाइपरटेंसिव या सेडेटिव्स। जवाब दो। डोनीपेजिल तो डोनीपेजिल हमने बताया था कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स होता है, जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप सभी लोगों को सूचित करना है कि 15 अप्रैल से सेंट्रल फार्मेसी की ऐप पर डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। कोलॉजी और थेरेपेटिक्स में तो बहुत मदद मिलेगा उस क्विज ग्रुप के लिए। डेली 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं,
तो 20 क्वेश्चन डेली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, डेली क्विज करना है। शुरू कर लीजिए भाई। जो लोग जुड़ चुके हैं सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर वो लोग के लिए बहुत बढ़िया है, नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए एंड अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। MCQs वहाँ से कवर होंगे एंड फिर आप एग्ज़ाम के बाद फिर हम लोग और ज़्यादा डीपली मेडिसिन के बारे में करेंगे। अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वहाँ पे मैं सेट करूँगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, पूरे साल आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें डेली सीखते रहेंगे। ठीक है। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर मिलता है। ठीक है। है ना। चलो, गैलेंटामाइन इज इंडिकेटेड फॉर, बस डेली 20 मिनट का टाइम देना है, 20 मिनट में आपको क्विज प्रैक्टिस करना है बस। और उसके डिस्कशन का टाइमिंग होगा रात में 11 बजे, आधे घंटे के लिए। रात में 11 बजे ऐप पर डिस्कशन होगा, सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर, उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। ठीक है। हाँ, तो आधे घंटे के लिए होगा वो, ज़्यादा उसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगा और बहुत आसान है, बस सुन भी लोगे तो एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है। हाँ चलो, गैलेंटामाइन इज इंडिकेटेड फॉर, गैलेंटामाइन इज इंडिकेटेड फॉर सीवियर एल्जाइमर्स डिजीज, है ना, पार्किंसंस डिजीज। ऑफर एक बार और कर दें, पार्किंसंस डिजीज, माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर्स डिजीज, माइग्रेन। चलो, गैलेंटामाइन इज इंडिकेटेड फॉर, गैलेंटामाइन किस चीज के लिए इंडिकेटेड होता है बताओ? सीवियर अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, या फिर माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज। तो गैलेंटामाइन देखो हमने बताया था, गैलेंटामाइन ये आपका ड्रग है। यहाँ माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर, मॉडरेट अल्जाइमर में हम इसका यूज करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर में नहीं। आंसर सी, आंसर सी, माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज। बहुत बढ़िया। तो चलो, अल्जाइमर क्लियर हो गया, अल्जाइमर क्लियर हो गया। हाँ, अल्जाइमर हो गया। तो चलो भाई, अब अल्जाइमर हो गया है तो आपका स्ट्रोक, स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। स्ट्रोक, चलो भाई, अल्जाइमर स्ट्रोक जब हम बोले थे ऑफर में थी तो आप लोग लिए नहीं थे, अभी अब देखना पड़ेगा। चलो, स्ट्रोक की मैं बात करता हूँ यार, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 299 प्राइस है, पूरे साल आप लोग यूज करोगे, उसमें पूरे साल मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से माइनस में नहीं चला जाए, इसीलिए बचा के रखना पड़ रहा है यार। बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, नॉर्मली बच्चे हैं, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। आईफोन में ऐप डाउनलोड नहीं होगा, क्लास प्लस के वेबसाइट जैसे यूजित फार्मेसी मैनेज करते हो ना आईफोन में, वैसे ही बस ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। वो हेल्पलाइन नंबर आपका सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे मिलता है। चलो भाई, अब है स्ट्रोक। स्ट्रोक को क्या कहते हैं सर? स्ट्रोक को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोक को कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक को ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं, ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्ट्रोक को हम लोग ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलो भैया, स्ट्रोक को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अ स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक, स्ट्रोक को हम लोग ब्रेन अटैक के नाम से जानते हैं। याद रखना, ऑकर्स व्हेन समथिंग ब्लॉक्स ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन ब्रस्ट, यानी कि आपके मस्तिष्क में जब नस फट जाती है तो उस कंडीशन को स्ट्रोक बोला जाता है। यानी स्ट्रोक एक समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक, इसी को ब्रेन अटैक कहते हैं। व्हेन समथिंग ब्लॉक्स ब्लड सप्लाई, यानी कि आपके दिमाग के नस में कोई चीज़ें ब्लॉकेज कर दिया जिससे ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, तो वो कंडीशन आपका स्ट्रोक कहलाता है। तो स्ट्रोक क्या है भाई? ठीक है, मैं ऑफर के बारे में सोचता हूँ, प्रयास करता हूँ, मैम से बात करके देखता हूँ मैम कैसा बोलती हैं, कूपन कोड लगा देता हूँ, 199 तक प्राइस करवा देते हैं। ठीक है, चलो करवा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बस वही 1-2 दिन के लिए ही रहेगा भाई, कर लेना सब लोग, मैं मैम से बात करके देखता हूँ। हेलो, हाँ जी मैम, कह रहे थे, हेलो, हाँ हम कह रहे थे कि ये सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर जो है, ये बच्चे लोग थोड़ा सा अभी बोल रहे हैं ऑफ़र ला देने के लिए ताकि वो लोग ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि 15 तारीख से उसमें क्विज स्टार्ट है।
तो ऑफर लाने के लिए उसका जो क्या कहते हैं कूपन कोड जनरेट कर दीजिए ताकि कोर्स का प्राइस 199 हो जाए। 299 की जगह कूपन कोड का लगा दीजिए, सारे बच्चे के लिए वो कूपन कोड रहेगा, है ना। और कूपन कोड का नाम रख दीजिए क्विज, ठीक है। हाँ, क्विज के नाम से कूपन कोड जनरेट कर दीजिए और जब हो जाएगा तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो हम बच्चों लोगों को कंफर्म कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सारे स्टूडेंट्स के लिए, कोई स्पेसिफिक नहीं, बताया क्या था ना आपको। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो, मैंने कोशिश किया है भाई, मैम को बोल दिया है कर देने के लिए, मैम कर देंगी। चलो स्ट्रोक क्या कहलाता है, ब्रेन अटैक कहलाता है। आपको एक कूपन कोड दे दिया जाएगा क्विज के नाम से, वो कूपन कोड अप्लाई करोगे पैसा कम हो जाएगा। ब्रेन अटैक ऑकर्स व्हेन समथिंग ब्लॉक्स ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट में ब्लॉक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ब्रस्ट कर जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स एंड टिश्यूज बिकम डैमेज्ड एंड बिगिन टू डाई विद इन मिनट्स, यानी बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाई होने लग जाता है और टिश्यूज़ वगैरह डैमेज होने लग जाते हैं विद इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रोक के बारे में आपने क्या समझा, क्या है भाई स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या कहलाता है, ब्रेन अटैक कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेन अटैक कहलाता है। यानी स्ट्रोक क्या कहलाता है, स्ट्रोक जो है समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक, इसी को ब्रेन अटैक कहते हैं। जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है ब्रेन के किसी हिस्से में, ब्रेन के किसी हिस्से में, तो वो ब्लड वेसल्स ब्रेन में ब्रस्ट कर जाते हैं, फटने जैसे दिक्कत होती है बिना ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो ब्रेन सेल और टिश्यूज बिकम डैमेज, ब्रेन सेल बिकम विद इन मिनट्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं स्ट्रोक। देखो ये स्ट्रोक का कंडीशन है। यानी स्ट्रोक जिसे कभी कभी ब्रेन अटैक भी कहा जाता है तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाती है और मस्तिष्क को कोई रक्त वाहिका फट जाती है, ठीक है। जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो मस्तिष्क की कोशिकाएं और ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में मरने लगते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है अथेरोस्क्लेरोसिस सर, तो जो आपका जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स जा रहे हैं जो कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, उसमें अगर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, इसी वजह से ना ब्लॉकेज होगा। हाँ, तो अथेरोस्क्लेरोसिस यानी इससे क्या होता है, आर्टरी नैरो हो जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल का जमना अथेरोस्क्लेरोसिस क्या कहलाता है। फिर थ्रोम्बोसिस हो गया, यानी कि अंदर में थ्रोम्बस बन गए, ब्लड क्लॉट बन गए, अंदर में ब्लड क्लॉट भी बन गया। ये देखो ब्लड क्लॉट भी बन गया, ब्लड क्लॉट भी बन जाने से और दिक्कत होती है, थ्रोम्बोसिस जिसको कहते हैं, है ना। हाँ, तो क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्रेन वेसल्स, यानी ब्रेन के वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्रेन वेसल्स, यानी ब्लड के जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्लॉट बन गया तो ब्लॉकेज हो जाएगा। या तो एम्बोलिज्म यानी हवा भर जाना, क्लॉट फ्रॉम हार्ट ब्रेक्स, क्या कहते हैं, क्लॉट फ्रॉम हार्ट ब्लॉक्स ब्रेन वेसल्स, यानी कुछ एयर जैसी चीज़ें, दिल में आया हुआ थक्का, है ना, दिल में भी थक्का बन जाता है रक्त का, तो उससे हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कॉमन कारण है, जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आता है तो स्ट्रोक आ जाते हैं। एन्यूरिज्म रप्चर यानी वेसल्स ब्रस्टिंग, नस का फटना, ये हो सकता है। हेड इंजरी, हो सके ब्रेन में बहुत जोर से चोट लग जाए। एंटीकोएगुलेंट का ओवरडोज ले लेना, एक्सेस ब्लड थिनिंग एजेंट्स ले लेना, जैसे क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन का ज़्यादा ओवरडोज हो जाना भी एक कारण हो सकता है। तो आप एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारा पॉइंट्स लिखें, 2-3 पॉइंट्स भी लिख देंगे, 4 पॉइंट्स लिख देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। सडन वीकनेस और पैरालिसिस, अचानक कमजोरी या लकवा आ जाना, यस, जैसे फेस, आर्म, लेग, यूजुअली वन साइड ऑफ द बॉडी, खास करके वन साइड ऑफ द बॉडी में दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में दिक्कत होती है, स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ाती आवाज़ हो जाती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी और कन्फ्यूजन, है ना, कॉन्शियसनेस कम हो जाना, मतलब बेहोशी हो जाती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। सडन सीवियर हेडेक, अचानक सिर में बहुत तेज दर्द होता है। एंड कॉमन हेमोरेजिक स्ट्रोक में, जब हेमोरेजिक होता है यानी ब्लड लीक करने लग जाता है तब। विजन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, देखने में परेशानी होती है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होती है, बैलेंस नहीं बन पाता है। नंबनेस और टिंगलिंग, सुन्नपन हो जाता है बॉडी पूरा। एंड सीजर्स, कई बार होता है कि दौरे भी पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक का सिम्टम्स हैं।
इसके ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में फिजियोथेरेपी दी जाती है, यानी आपके जो भी मूवमेंट वगैरह शून्य हो गया है, बॉडी पूरा मूव नहीं कर पाती है, तो वह क्योंकि पैरालिसिस भी हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि मूवमेंट थोड़ा सा, अगर राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट बॉडी काम नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में हुआ तो राइट साइड ही नहीं काम करेगा। तो इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी दे करके मसल स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ाया जाता है। स्पीच थेरेपी यानी कि चूंकि बोल भी नहीं पाता है पेशेंट, तो फिर से उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंप्रूव्स डेली एक्टिविटीज़, यानी रोजमर्रा के काम में भी मदद करता है। ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट केयर गिवर एजुकेशंस, यानी सही देखभाल व पुनर्वास वगैरह दिखाना होता है। यानी ये सब चीज़ें होती है। लो साल्ट, लो फैट, कम और स्टॉप स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज करना, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ट्रीटमेंट में आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में। अगर यहाँ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, क्या क्या दवा यूज़ होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, यानी क्लॉट रिलेटेड स्ट्रोक है, कहीं पर क्लॉट बन गई है जिससे बहुत कम ब्लड सप्लाई जा पा रहा है ब्रेन तक, तो वैसे कंडीशन में हम उस क्लॉट को सबसे पहले डिजॉल्व करने वाले ड्रग देंगे जो उस क्लॉट को ब्रेक कर देगा। और उस क्लॉट को ब्रेक करने वाले ड्रग यही है थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग, जो कि एल्टीप्लेज। ये एल्टीप्लेज जो है ये डिसॉल्व करता है आपके ब्लड क्लॉट को। क्या करता है? डिसॉल्व्स ब्लड क्लॉट, आपके ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है। गिवन विद इन 3 to 4.5 आवर्स। जैसे ही हुआ कहीं मतलब स्ट्रोक वगैरह आया है तो 3 से 4.5 घंटे के अंदर दिया जाता है। ये क्या करता है? जो स्ट्रोक में मतलब जो क्लॉट बना हुआ है उसको ख़त्म करता है। ठीक है। एंटीप्लेटलेट ड्रग देते हैं ताकि हम वहाँ पे और क्लॉट ना बन पाए, जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल। जो हार्ट अटैक में चलता है ना, हार्ट अटैक में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। यहाँ पर होता है कि ब्रेन वाले ब्लड वेसल्स में हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेन अटैक कहते हैं। ठीक है, तो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल देते हैं जिससे प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। फिर एंटीकोएगुलेंट देते हैं ताकि और भी ब्लड क्लॉट ना हो। हिपेरिन और वारफरिन जैसे ड्रग्स देते हैं ताकि नया क्लॉट ना बने। तो एंटी प्लेटलेट के तौर पर हिपेरिन और वारफरिन देते हैं ताकि नया क्लॉट ना बने। एंटी प्लेटलेट एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल देते हैं ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो। एंड उसके बाद ये एल्टीप्लेज देते हैं ताकि एल्टीप्लेज स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे ड्रग्स हैं जो कि थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं, यानी थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे स्टेटिन क्लास का ड्रग देते हैं क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो रहा था, याद करो, जिससे कि ब्लड वेसल्स जाम हो जा रहा था। तो वैसे कंडीशन में स्टेटिन क्लास का ड्रग, अगर किसी भी दवा के लास्ट में स्टेटिन वर्ड लगा हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो ये क्या एट्रोवास्टेपिन क्या करता है? रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं जिससे कि वापस से दोबारा स्ट्रोक से बचे, कि दोबारा स्ट्रोक ना आए। फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है? अगर ये तो था इस्कीमिक कि अंदर में नस फटा नहीं है, बस रास्ता जाम हो गया है। हाँ जी मैम। हाँ, नहीं तो वहीं पे एक ऑप्शन होता है कि फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जैसे आप स्पेसिफिक को चले। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेट करके एक दो बार ट्राई करके देखिए कितना दिखता है। क्या कहते? नहीं नहीं, इसको वो दिखता है, वो आप अपने एजुकेटर आईडी से चेक कीजिएगा ना तो वो दिखेगा कितना प्राइस दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, इसका 79 माइनस कर दीजिए ना, 79 माइनस कीजिएगा ना तो बस वो 199 दिखाने लगेगा। ट्राई कीजिए। चलिए, तो प्रिवेंट न्यू क्लॉट फॉर्मेशन, यानी नया थक्का बनने से रोकते हैं। ठीक है। हाँ, एंड फिर आपको स्टेटिन वगैरह भी हो गया। फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक यानी ब्लीडिंग स्ट्रोक वगैरह भी होता है। थ्रोम्बोलाइटिक्स एंटीकोएगुलेंट्स आर अवॉइडेड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है, पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग नहीं देंगे, है ना। तब हम वहाँ पे, ये कैसे पता चलता है? सीटी स्कैन किया जाता है ना ब्रेन का, तो पता चल जाता है कि वहाँ पे क्लॉट बना है या फिर ब्लड लीक हुई है। तो वहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक्स और एंटीकोएगुलेंट्स नहीं दिया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं क्योंकि अक्सर ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो फटता किसकी वजह, जो नस फटता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फटता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव। मैनिनटॉल जो कि सेरिब्रल एडिमा को कम करते हैं, सेरिब्रल एडिमा को कम करते हैं, यानी दिमाग के सूजन को कम करता है। ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस स्ट्रोक, इसमें से बताओ कौन सा स्ट्रोक को सबसे बेटर डिफाइन किया गया है। स्ट्रोक से रिलेटेड सवाल हैं, इनको करके दिखाइए। चलो भाई बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस स्ट्रोक, स्ट्रोक को सबसे बेहतर तरीके से कौन डिफाइन करता है? अ सडन ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट आर्टरीज, सडन लॉस ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन,
ब्रेन सेल डेथ या ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फिर टेम्परेरी लॉस ऑफ स्पीच एंड मोटर कंट्रोल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस स्ट्रोक, स्ट्रोक को कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है, तो भैया याद रख लेना, तो सडन ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट आर्टरीज, हार्ट से लेना देना तो होगा नहीं, दिमाग लगाओ, सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड कॉजिंग ब्रेन सेल डेथ, यस, है ना, अचानक से क्या होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर बी करेक्ट, क्योंकि सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, यस, ब्लड फ्लो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, उसमें ब्रेन अटैक होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन आफ्टर एन इस्कीमिक स्ट्रोक, बताओ भाई इसमें से कौन सा मेडिकेशन है जो कॉमनली क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर क्लॉट ना बन जाए इस्कीमिक स्ट्रोक में, आगे फिर क्लॉट ना बन जाए, उसके लिए कौन सा दवा दिया जाता है, एस्पिरिन, हिपैरिन, वारफरिन, क्लोपिडोग्रिल, तो एस्पिरिन, है ना। देखो जिनको भी आपको कोर्स चाहिए होगा तो आज भर के लिए आप आज या तो कल तक के लिए एक नंबर दे रहा हूँ 8294775557, एक सेकंड रुक जाओ, नंबर लिख देता हूँ, ये नंबर सेव करके रख लो, सेंट्रल फार्मेसी का नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर दो हाय, आपको कम करके प्राइस दे दिया जाएगा, 8294775557, यही है ना नंबर, रुक जाओ मुझे भी नंबर याद नहीं हुआ अभी तक, 8294775557, यस 8294775557, ये नंबर है, सेव करके रख लो सेंट्रल फार्मेसी के नाम से। यहाँ पर मैसेज व्हाट्सअप पे, रात में कॉल मत करना, व्हाट्सअप हाई लिख देना, आपको वहाँ पर आपके नाम से, आपके नंबर से कूपन कोड जनरेट हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कूपन कोड कम करके, ताकि आपको कोर्स का प्राइस 199 रुपये पड़े और 199 में आपको मिल जाए, कल तक ही ऑफर रहेगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी कर लेना, ठीक है। ओके, जिसको करना हो तो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं नंबर लिख ही देता हूँ 8294775557, ठीक है, ये नंबर है। चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस एल्टीप्लेज स्ट्रोक ट्रीटमेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस, बताओ भाई, 119 हो ही नहीं पाएगा दोस्त, है ना। व्हाट इज द मेन फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस एल्टीप्लेज इन द स्ट्रोक ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रिवेंट सीजर्स, रिड्यूस ब्लड प्रेशर्स, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स, हाँ जी, हाँ हाँ उतना ही कीजिए ना, 199 नहीं आ रहा है, तो 1 रुपया और कम कर दीजिए, उधर से हो जाएगा, कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, ठीक है, चलिए प्रोसेस में है, काम कर रहे हैं लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस एल्टीप्लेज इन द स्ट्रोक ट्रीटमेंट, प्रिवेंट सीजर्स, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, जवाब दो, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस एल्टीप्लेज, तो एल्टीप्लेज, कहीं पे भी प्लेज वर्ड लगा रहे तो वो थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं, तो वो डिजॉल्व करता है ब्लड क्लॉट को, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने का काम करता है, ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रावेनस एल्टीप्लेज इन द स्ट्रोक ट्रीटमेंट, तो डिजॉल्व ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोएगुलेंट यूज टू रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग रिस्क, इसमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है, बताओ, इसमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है, रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग रिस्क, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क कम हो, ठीक है। हाँ, तो वारफरीन, स्टेटिन, देखो एटोरवास्टेटिन या स्टेटिन तो नहीं होगा बच्चा, एस्पिरिन और वारफरीन, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क को रोकना है तो वारफरीन, न्यू ब्लड क्लॉट ना बने, है ना। एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, नहीं नहीं एस्पिरिन नहीं होगा, एस्पिरिन होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट को इकट्ठा होने को रोकता है, वारफरीन होगा। अब आते हैं माइग्रेन, ठीक है गाइस, चलो, है ना, माइग्रेन के मैनेजमेंट के लिए, माइग्रेन क्या होता है सर, ठीक है, माइग्रेन, ठीक है, क्या होता है माइग्रेन भाई, चलो जवाब दो,
पार्किंसंस डिजीज एक सेंटेंस में, यहाँ पर एक सेंटेंस में बोलो डोपामिन की कमी की वजह से आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रिमर्स वगैरह आते हैं, इसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट में लीवोडोपा इज द बेस्ट मेडिकेशन। लीवोडोपा को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, कार्बिडोपा लीवोडोपा बेस्ट। बस हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लिख दोगे। चलो भाई माइग्रेन, एक बच्चा लिख रहा है 149 राघव मिश्रा जी नहीं पॉसिबल है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं करवा दिया, करना है तो आप लोग कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, यहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है ना, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल फार्मेसी भाई देखो अभी बहुत बड़ा कोई मतलब उसमें फंडिंग नहीं है, उसमें सब टीम मेंबर काम कर रहे हैं, 10-12 लोग, तो आप समझ सकते हो सब लोगों को थोड़ा सा सैलरी वैली पे करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन चलो मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आप लोग के सपोर्ट से ही चल रहा है, कमेंट में एक बार दिल बना दो। हाँ पहली बार में मैंने शुरुआत में दिया था ना, कोई लिया नहीं तो अब हम क्या करते बताओ। चलो भाई मत लीजिए भाई, चलो ठीक है। चलो ओके, अब नेक्स्ट है, जो लोग 119 में ले लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं ले पाए तो फिर अभी थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा, बात तो मानते नहीं हो आप लोग। चलो माइग्रेन, माइग्रेन क्या होता है भाई? माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है। माइग्रेन क्या एक प्रकार का हेडेक है, सर दर्द है। दैट कैन कॉज सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन, जिससे सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन होती है, यानी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है। अ पल्सिंग सेंसेशन, पल्सिंग सेंसेशन होता है, यूजुअली वन साइड ऑफ द हेड, खास करके एक साइड में। अधकपारी का दर्द सुने हो, यही होता है माइग्रेन। यानी एक माइग्रेन क्या है, हेडेक है, जो कि सीवियर थ्रॉम्बिंग पेन होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चुभन वाला दर्द होता है, पल्सिंग सेंसेशन होता है, खास करके हेड के एक साइड में, है ना। हाँ माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ धक धक करने जैसा दर्द होता है, हल्का सा धड़कता हुआ धक धक जैसा दर्द होता है। जी मैम, चलिए क्या है कूपन कोड? चलिए ठीक है, ओके थैंक यू मैम। चलिए गाइस, तो खुशखबरी है, सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर जो आप लोग का डिमांड था, ये क्विज मेडिसिन क्विज के नाम से एक कूपन कोड बना दिया गया है। वो कूपन कोड जैसे अप्लाई करोगे 299 की जगह मात्र 199 रुपया मिलेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, पूरे साल भर आप नई चीज़ें रोज सीखते रहोगे, अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसको जोड़ना है प्ले स्टोर पर जाइए, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करिए, या नंबर बताया था उस पर कॉन्टैक्ट करिए, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कल तक ही है, सब लोग जुड़ जाना। चलो बाकी जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे मत घबराइए, आपको मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ ना, बस वो एक प्रैक्टिस सेशन है, पढ़ तो यहीं से रहे, यहाँ से ही वो प्रैक्टिस से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और कुछ नहीं। अ हेडेक ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर वो नहीं परचेज करोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो एडिशनल है, प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, बस मेन है ये जो आप पढ़ रहे हो हमारा उदित फार्मेसी में। अ हेडेक ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी, यहाँ पर जो हेडेक होता है, सरदर्द होता है, अलग अलग इंटेंसिटी का होता है। ऑफन एकम्पेंड बाय नोजिया एंड सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड साउंड। लाइट और साउंड में तो खास करके ज़्यादा, जिसको माइग्रेन का दिक्कत, मेरे कुछ दिन पहले मेरे को माइग्रेन की दिक्कत हुई थी, तो मेरे को लाइट से प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट से सर दर्द होता है, लाइट और साउंड से खास करके ज़्यादा सर दर्द देखने को मिलता है, लाइट और साउंड से ज़्यादा सर दर्द देखने को मिलता है। फैक्टर्स क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अनुवांशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी यानी मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि की वजह से हो सकता है, चेंजेज इन न्यूरोट्रांसमीटर्स खास करके सेरोटोनिन का लेवल इधर उधर हो जाने की वजह से होता है, एंड डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में, मस्तिष्क में जो आपके ब्लड वेसल्स के डायलेशन के, मान लो ब्लड वेसल्स कहीं ज़्यादा फैल गया या सिकुड़ गया है, उसकी वजह से होता है, या तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, खास करके महिलाओं में, ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी तनाव और चिंता, लैक ऑफ स्लीप और इरेगुलर स्लीप पैटर्न, नींद की कमी या फिर अनियमित नींद की वजह से हो सकता है। सर्टेन फूड्स जैसे चॉकलेट्स, चीज़, कैफीन, फास्ट फूड्स, ये सब कुछ हैं जो कि आपके दिक्कत कर सकते हैं। ब्राइट लाइट एंड लाउड साउंड, तेज रोशनी और तेज आवाज़ दिक्कत कर सकता है। वेदर एंड क्लाइमेट चेंज यानी मौसम और जलवायु में बदलाव भी आपके समस्या कॉज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ
माइग्रेन साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड्स, माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं भाई? तो अल्टीमेट यूनिलेटरल थ्रॉम्बिंग हेडेक, यानी सिर के एक तरफ धड़कता हुआ बहुत धक 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 करके दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नौजिया, वॉमिटिंग, मितली और उल्टी जैसा लगना। फोटोफोबिया यानी प्रकाश से संवेदनशील, तेज रोशनी सहन न होना, अंधेरे में रहने का मन करता है। फोनोफोबिया यानी कि ध्वनि से भी, यानी कि आवाज़, तेज आवाज़ भी सहन नहीं होता है। एंड ऑरा, ऑरा मतलब होता है दृष्टि, कोई भी चीज़ें हेलुसिनेशन टाइप से होने लगती है, दृष्टि, सुनने या महसूस करने का असामान्य अनुभव, जैसे झिलमिलाहट होना या कुछ धब्बा जैसा दिखाई देना, है ना। हाँ, फटीगनेस और इरिटेबिलिटी यानी थकान और चिड़चिड़ापन होना। नेक स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न होना। मूड चेंजेज, मूड में बदलाव, उदासी और चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें आना। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। ये कुछ हैं आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दी क्या आपके माइग्रेन, माइग्रेन के कुछ साइन और सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। चलो अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है भाई? ट्रीटमेंट में देखो, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। सबसे पहली बात है, नॉन फार्माकोलॉजिकल तो बहुत आसान होता है, लाइफ स्टाइल चेंज करना, अच्छे से नींद लो, रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हो किसी को माइग्रेन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे भाई? नींद प्रॉपर लो, रेगुलर मील लो, जो खाना खाते थे वो खाओ, अवॉइड ट्रिगर्स, जिस वजह से आपको ट्रिगर मतलब होता है ना, ट्रिगर फैक्टर, जिस वजह से ये माइग्रेन अटैक आ रहा है। जैसे किसी को चाय पीने की वजह से माइग्रेन अटैक आता है कि चाय नहीं पिएंगे तो सर में दर्द होगा, तो भाई कुछ दिन पी लो, है ना। हाँ, तो होता है ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्स करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, अवॉइड ब्राइट लाइट यानी चमकीली लाइट को अवॉइड करो। एंड लाउड साउंड्स यानी तेज रोशनी और तेज आवाज़ से बचो, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी, मतलब एरोबिक एक्सरसाइज यानी थोड़ा सांस खुले एरिया में एक्सरसाइज करिए। नेक एंड शोल्डर स्ट्रेचिंग, पूरा नेक और शोल्डर को स्ट्रेच करिए। बिहेवियल थेरेपी यानी कि आपका संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा में फीडबैक, मतलब थोड़ा सा अच्छे व्यवहार से उसके साथ बात विचार करिए। हाइड्रेशन यानी ड्रिंक वाटर, बैलेंस डाइट, माइग्रेन के पेशेंट को कहता है पूरा पानी मन से पियो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। एंड बैलेंस डाइट लो, ठीक है। एंड ड्रग ट्रीटमेंट क्या क्या यूज होता है यहाँ पर, कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज होते हैं? तो ओटीसी ड्रग्स यूज होते हैं। ओटीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है ओवर द काउंटर ड्रग्स, इसी को नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लिया जा सकता है। आर इफेक्टिव फॉर सम पीपल्स माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन, अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन है तो उसमें आइबुप्रोफेन, क्योंकि याद करो अगर ब्रेन में ना कुछ नसें सूज जाती हैं उस वजह से दर्द होता है, तो सूजन वगैरह को भी कम करता है, ओवरऑल दर्द को भी कम करता है। एस्पिरिन या फिर एसिटामिनोफेन, मतलब क्या है, पैरासीटामोल का ही केमिकल नेम है एसिटामिनोफेन। नेप्रोक्सेन, है ना, और कैफीन, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ओटीसी ड्रग्स हैं। एक ड्रग आता है, दवा का ब्रांड नेम है नेक्सडम 500, नेक्सडम 500। माइग्रेन का पेन किसी को भी है, नेक्सडम 500 लगभग खत्म कर देता है, दर्द खत्म कर देता है। दवा नहीं खाओगे, ऐसा नहीं कि माइग्रेन का दर्द उठा तो नहीं भाई तुरंत दवा नहीं खाना, तुरंत दवा खाना है, क्योंकि दवा नहीं खाओगे लंबा चलेगा, दिक्कत होगा, तो दवा खाना होता है। नेक्सडम 500 एक ब्रांड नेम आती है जिसमें नेप्रोक्सेन और डोमपेरिडोन दोनों होता है। नेप्रोक्सेन आपको पता है ये एक प्रकार का एनासिड है, दर्द को कम करेगा। डोमपेरिडोन जो जीव मितला रहा है, उल्टी जैसी लग रही है, उसको भी ठीक करता है, ठीक है। हाँ, नेक्सडम 500 बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, नेप्रोक्सेन, कैफीन, ये सब यूज होता है। फिर यहाँ पे कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी यूज होते हैं, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, डॉक्सीपिन, ये कुछ ड्रग्स यूज होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, नोडालॉल, नाडोलॉल, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बीटा ब्लॉकर्स भी यूज होते हैं। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे वेरापेमिल वगैरह भी, है ना, हाँ, यूज होते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलो कुछ क्वेश्चंस हैं माइग्रेन से, करके दिखाओ। माइग्रेन के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करके दिखाओ भाई। चैट ओपन कर दिया हूँ भाई, फटाफट से देख लो। माइग्रेन आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ विच साइड ऑफ द क्या कहते हैं हेड, बताओ। माइग्रेन यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑफ विच साइड ऑफ द हेड, हेड में किधर पेन होता है बताओ। बोथ साइड्स, फ्रंट ऑफ द हेड, या यूजुअली वन साइडेड ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, जवाब दीजिए। तो माइग्रेन आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पेन ऑन विच साइड ऑफ द हेड, तो माइग्रेन में किधर से पेन में मतलब होता है भाई, वन साइडेड, यूजुअली वन साइड, आंसर सी, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओवर द काउंटर ड्रग यूज फॉर माइग्रेन रिलीफ, इसमें से कौन सा माइग्रेन के रिलीफ के लिए यूज होता है जो कि ओवर द काउंटर ड्रग है? सुमाट्रिप्टेन, गाबापेंटिन, वेल्प्रोइक एसिड, नेप्रोक्सेन, एक ही ड्रग दिख रहा है, एक ही ड्रग दिख रहा है, आंसर है नेप्रोक्सेन, करेक्ट। हाँ, चलो
तो ये था प्रॉपर माइग्रेन। माइग्रेन आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, माइग्रेन क्या होता है सर? तो माइग्रेन के बारे में बता देता हूँ। माइग्रेन एक हेडेक है, सिर में दर्द होता है, यहाँ वन साइडेड ऑफ द, एक अधकपारी दर्द इसको कहते हैं। थ्रॉम्बिंग पेन होता है, पल्सिंग सेंसेशन होता है वन साइड ऑफ द हेड। एंड याद रखना, लाइट और साउंड से और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस होने की वजह से, है ना, कुछ डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, या फिर हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो सकता है, अगर आप नींद नहीं लिए हैं, इरेगुलर स्लीप पैटर्न हुआ उस वजह से हो सकता है, कुछ फूड जैसे चॉकलेट, चीज़, कैफीन, फास्ट फूड, ये सब खाने का आदत है लेकिन काफ़ी पीने का आदत है, नहीं पिए हैं तो जाहिर सी बात है दर्द होगा। ब्राइट लाइट, लाउड साउंड, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। किसी किसी को थोड़ा सा गर्मी में ज़्यादा होता है, ठंडी में ज़्यादा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, साइन एंड सिम्टम्स में यूनिलैटरल थ्रॉम्बिंग हेडेक, यानी एक साइड में बहुत ज़्यादा थ्रॉम्बिंग यानी चुभन वाला दर्द होता है, नोजिया वॉमिटिंग होती है, लाइट से डर लगता है, लाइट से थोड़ा सहन नहीं होता है, आवाज़ सहन नहीं होता है, थोड़ा ऑरा मतलब थोड़ा सा देखने और सुनने में, महसूस करने में थोड़ा दिक्कत होती है, फटीगनेस और इरिटेबिलिटी, नेक स्टिफनेस, मूड चेंजेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये सब देखने को मिलता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपने देख लिया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस कम से कम लो, है ना, एक्सरसाइज करो, फिजिकल थेरेपी एंड हाइड्रेशन, पूरा अच्छे से पानी वानी पियो, डाइट लो बढ़िया। एंड ड्रग ट्रीटमेंट में ओवर दी काउंटर ड्रग यूज होते हैं, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, नेप्रोक्सेन, कैफीन जैसे ड्रग्स हैं यूज होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट भी यूज होता है जिसमें एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन वगैरह ड्रग है। बीटा ब्लॉकर्स में एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, नोडालोल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापेमिल जैसे ड्रग्स यूज होते हैं। कितना आ रहा है? 219 आ रहा है। अच्छा, मैं कम करवा देता हूँ, मैं खुद ही उसको चेक करता हूँ, देखता हूँ कैसे कम होगा, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर 219 आ रहा है, ठीक है मैं उसको कम करवाता हूँ। अरे भाई ये 19 रुपया ना प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, उसको भी मैं कम करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको भी कम करने का। वो होता नहीं कम, लेकिन बार बार दिक्कत हो रही है, उसको भी कम करते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं, वो भी कम हो जाएगा। थोड़ी देर में आप लोग विजिट करना, रुक जाओ अभी 1 मिनट के अंदर मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। चलो, अच्छे से पढ़ाई की है, आज हम लोग 3 डिजीज़ पढ़ लिए, अगले क्लास में अब अगला डिजीज़ पढ़ेंगे अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया से पढ़िए एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्द उस सेंट्रल फार्मेसी पर जो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप है उसका प्राइस कम करवा देता हूँ। कोशिश रहेगा कि 199 कर दिया जाए, थोड़ा और कम करके, क्योंकि 219 दिखा रहा है, तो करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप लोग लेकिन जुड़ जाना भाई, फिर नहीं तो फिर ये प्राइस 299 हो जाएगा, तो फिर आप लोग के लिए ऑफर शायद दोबारा आए ना आए, इसलिए जुड़ जाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।